Hello aspirants, welcome to our channel. So we have started our series for MPPSC Mains Examination. इस सीरीज में हम MPPSC Mains के हर एक पेपर, हर एक पार्ट और हर एक यूनिट को कवर करने वाले हैं, स्पेशली फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। तो आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे MPPSC Mains पेपर 2 पार्ट ए के यूनिट 3 को, जिसमें हम कवर करेंगे आज आचार्य कौटिल्य के बारे में, जिन्हें हम प्यार से चाणक्य कहते हैं। तो हम सब ने इनका नाम कभी ना कभी सुना ही होगा, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चलती हूँ कि आपको इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को आज कंप्लीट करेंगे। तो हम बात करते हैं कि हु वॉज आचार्य चाणक्य या हु वॉज आचार्य कौटिल्य। तो इनका नाम था कौटिल्य या विष्णुगुप्त, जिन्हें हम प्यार से कहा करते थे चाणक्य। ये हमारे मौर्य डायनेस्टी के जो पहले रूलर हुआ करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके दरबार में एज अ प्राइम मिनिस्टर काम किया करते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य डायनेस्टी के पहले रूलर थे, और इवन ऐसा कहा जाता है कि उनको रूलर बनाने के लिए चाणक्य का सबसे बड़ा योगदान था। तो चाणक्य ने ही उन्हें सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी तक्षशिला में। अगर वो नहीं होते तो शायद चंद्रगुप्त मौर्य कभी रूलर बनते ही नहीं। तो इनको राजा बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी वो थे कौटिल्य। ओके, तो ये उनके कोर्ट में क्या थे, एज अ प्राइम मिनिस्टर काम किया करते थे। नाउ हमारे इंडिया में जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स हुए हैं आज तक, उन सारे पॉलिटिकल थिंकर्स में सबसे इंपॉर्टेंट रोल चाणक्य का रहा है। इनकी जो थॉट प्रोसेस थी वो इतनी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव थी। ना कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कंप्लीट, जो सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं सोचते, मल्टीपल डायरेक्शंस में सोचते हैं। तो इनकी थॉट प्रोसेस इतनी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव थी कि हम सिर्फ इन्हें पॉलिटिकल थिंकर ही नहीं, बल्कि इकोनॉमिक थिंकर और एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर भी कहा करते हैं। तो उन्होंने सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में ही नहीं, बल्कि इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, या अपने जो राज्य है उसमें कैसे आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, इन सब के बारे में उन्होंने काफी सारी बातें हमें बताई थी। तो ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर के नाम से जाने जाते हैं। नाउ इनके जो भी फिलोसफिकल व्यूज थे, इनकी जो थॉट प्रोसेस थी, इन्होंने एक किताब में शेयर की थी, और उस किताब का नाम था अर्थशास्त्र। ओके, और ये अर्थशास्त्र की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि हम कई बार इसे कहते हैं, ऐसे बाइबल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म के नाम से जाना जाता है ना। क्यों जाना जाता है, वाई पॉलिटिकल रियलिज्म? क्योंकि इसमें जो कौटिल्य ने जो बातें कही हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल रूल या फिर रियलिस्टिक रूल के बारे में है। तो वो हवाई बातें नहीं है कि सबको माफ कर दो, दिल साफ रखो, किसी का गलत गलत मत करो, किसी को मारो मत, नहीं। उन्होंने प्रैक्टिकली एक रूलर को कैसा होना चाहिए या कैसे अपने किंगडम को आगे आप बढ़ा सकते हो, इसकी प्रैक्टिकल बात उन्होंने की थी। तो उन्होंने जहां पे दंड देना चाहिए वहां पे दंड भी होना चाहिए, जहां पे आपको अपने जासूस भेजने चाहिए वहां जासूस भेजो, जहां पर आपको वॉर करना चाहिए आप करो। हर एक चीज की प्रैक्टिकल नॉलेज उन्होंने दी थी। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बाइबल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं उस अर्थशास्त्र जो किताब है जो कि कौटिल्य ने लिखी थी, उसके बारे में कुछ डिटेल्स। तो अर्थशास्त्र के क्रिएटर कौन थे, कौटिल्य। इसके क्रिएशन का पीरियड क्या था? तो इसके क्रिएशन का पीरियड था 315 बीसी से लेकर 296 बीसी के बीच में इसको बनाया गया था ना। ऑब्वियसली एक ईयर है और ये आपको याद ही करना पड़ेगा, तो इसको हम और कुछ तो कर नहीं सकते, ट्रिक हम लगा सकते थे, लेकिन ऑलरेडी इतनी सारी ट्रिक्स हो जाती हैं कि वो सब कुछ कंफ्यूज हो जाता है, केओस हो जाता है। तो हम ये ट्राई करेंगे कि हम इस डेट को इस लेक्चर के एंड तक इतनी बार रिवाइज कर लें कि आपको ये दिमाग में सेट हो जाए। तो पहली बात 315 बीसी से लेकर 296 बीसी तक का टाइम इनको लगा था इस बुक को बनाने के लिए। फिर हम बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या था। तो इस बुक में कुल मिला के 15 ट्राइब्यूनल्स थे ना। ट्राइब्यूनल्स का मतलब होता है सेक्शंस या पार्ट्स। तो कुल मिला के बुक्स के 15 डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बनाए गए थे, जिसमें इन टोटल 180 चैप्टर्स थे। तो कुल मिला के पूरे 15 पार्ट्स में 180 चैप्टर्स थे, और उसमें से 6000 वर्सेस थे। 6000 वर्सेस का मतलब होता है श्लोक या पोएम्स आप कह सकते हैं। तो संस्कृत में कई सारे श्लोक 6000 इसमें लिखे गए हैं। फिर हम बात करते हैं कंपैरिजन। हमारी अर्थशास्त्र जो चाणक्य ने लिखी है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि कई बार उसे कंपेयर किया जाता है मैकियावेली की बुक के साथ। और मैकियावेली की बुक कौन सी है, द प्रिंस। उसमें भी इन्होंने पॉलिटिकल रियलिज्म के बारे में काफी कुछ बातें की थी, इसीलिए उसकी द प्रिंस बुक को कंपेयर करते हैं हम अर्थशास्त्र की बुक से। अब हम बात करते हैं कि इसके कंटेंट क्या है। तो अगेन एक ऐसी बुक है, कॉम्प्रिहेंसिव बुक है।
कॉम्प्रहेंसिव का मतलब होता है कंप्लीट बुक, जो सिर्फ एक चीज के बारे में बात नहीं करती, कंप्लीट नॉलेज देती है रिगार्डिंग द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिप्लोमेटिक सिस्टम। तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन होना चाहिए, आपको डिप्लोमेसी कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में हर एक बात जो एक रूलर के लिए जानना जरूरी है, वो सारी चीजें इस अर्थशास्त्र में कवर की गई थी, जिसमें हम हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल और यूटिलिटेरियन अप्रोच को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे हम वही हवाई बातें नहीं करते, राम राज्य बिल्कुल डिसिप्लिन है या आप किसी का बुरा मत करो, स्पिरिचुअल बातें नहीं करते। यहाँ पे हम एक्चुअली कि किसी स्टेट को कैसा होना चाहिए, अगर उसे एक्सपांड करना है, अगर उसे स्ट्रांग रहना है, तो क्या क्या चीजें इसके लिए जरूरी है, इसकी प्रैक्टिकल बातें करते हैं। फिर हम बढ़ते हैं आगे, ऐसा उन्होंने क्यों लिखा, वाई अर्थशास्त्र वॉज फोकसिंग ऑन द रियलिज्म या फिर प्रैक्टिकल साइड ऑफ पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स। क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होगा तो एक चीज चलने लगेगी जिसे हम कहते हैं मत्स्य न्याय। ना मत्स्य न्याय का मतलब क्या होता है, मत्स्य न्याय का मतलब होता है कि जैसे पानी के तालाब में जो बड़ी मछलियां होती हैं, बड़ी बड़ी फिशेस होती हैं, वो छोटी फिश को निगल लेती है, खत्म कर देती है, वैसे ही हमारे सोसाइटी में होता है, जहां पे जो बड़े बड़े पावरफुल पीपल हैं वो वीक पीपल को एक्सप्लॉयट करते हैं, उन्हें खत्म करते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए अगर उनके बीच में पीस और ऑर्डर मेंटेन करना है तो रूलर का बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, और स्ट्रांग होने के लिए उन्हें प्रैक्टिकल अप्रोच और रियलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करना जरूरी है। अगर वो वीक पड़ गए, अगर उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया, उन्होंने कोई टफ एक्शन नहीं लिए, तो वहां पे जो पावरफुल लोग हैं वो गरीब लोगों को या फिर वीक पीपल को एक्सप्लॉयट करते ही रहेंगे। तो इस चीज को खत्म करने के लिए एक पावरफुल रूलर होना बहुत जरूरी है। सो वी विल बिगिन विथ फॉरेन पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी ऑफ कौटिल्य। तो कौटिल्य की फॉरेन पॉलिसी स्टेट सिक्योरिटी और एक्सपांशन पर बेस्ड है। तो कौटिल्य कहते हैं कि पहले आपका स्टेट सिक्योर होना चाहिए, दैट मीन्स आप इंश्योर करो कि जो भी आपका स्टेट है उसे कोई पड़ोसी राज्य हथियार नहीं ले या इस पे कब्जा नहीं कर ले, आपको हराकर वो आपकी जमीन अपने अंदर नहीं कर ले। तो इसको कहते हैं स्टेट सिक्योरिटी। और जब आपका स्टेट पूरी तरह से सिक्योर हो जाए तो फिर आप करो एक्सपांशन। एक्सपांशन का मतलब होता है अपनी टेरिटरी को बढ़ाओ और आपके आसपास का जो नेबर स्टेट है उसे भी अपने अंदर ले लो या उसे पे कब्जा कर लो, इसे कहते हैं एक्सपांशन। तो कौटिल्य का मानना यह है कि पहले जिस राज्य पे आप हुकूमत कर रहे हो या जिस राज्य पे आपका किंगडम है, पहले आप उसे स्ट्रॉन्ग कर लो, उसे सिक्योर कर लो, और जब वो हो जाए तो आसपास के इलाकों को हराकर उसे भी अपने अंदर मर्ज कर लो। इसके लिए वो सबसे पहली थ्योरी देते हैं, हालांकि इसके लिए उनकी टोटल 4 थ्योरीज है। सबसे पहली जो थ्योरी है वो है मंडल थ्योरी, और मंडल थ्योरी को हम कहते हैं सर्कल थ्योरी। पर अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप मंडल वर्ड ही यूज करेंगे, भले ही आप इंग्लिश मीडियम से एग्जाम दे रहे हैं, पर फिर भी आपको कुछ हिंदी की टर्मिनोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। तो मंडल को आप समझ सकते हैं कि सर्कल थ्योरी है, पर वर्ड आप मंडल थ्योरी ही यूज करेंगे। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कौटिल्य कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के सेंटर में आता है विजिगिशु। विजिगिशु का मतलब होता है द कॉन्क्वेरर, या फिर वो जो एरिया है या जो राज्य है या स्टेट हु वांट्स अ विक्ट्री ओवर द अदर स्टेट्स। तो आपका वो स्टेट जो दूसरे स्टेट्स पर भी कब्जा करना चाहता है उसे हम कहते हैं विजिगिशु। तो राजा या उसका राज्य जो विक्ट्री चाहता है ओवर द अदर स्टेट्स, जो कॉन्क्वेरर है, जो दूसरे स्टेट्स को भी अपने अंदर कॉन्क्वेयर कर लेता है, उसे हम कहते हैं क्या, विजिगिशु। ना विजिगिशु के बाद आता है टर्म अरी। अरी का मतलब होता है एनिमी स्टेट। इस विजिगिशु, मान लीजिए ये विजिगिशु ए है, तो इसके आसपास भी कुछ स्टेट्स होंगे जिसकी बाउंड्री शेयर करते होंगे हमारे विजिगिशु से, तो वो सारे स्टेट्स जो हमसे बाउंड्री शेयर करते हैं उसे हम कहते हैं अरी। तो फॉर एग्जाम्पल ये बी है और ये सी है, तो बी और सी क्या हो जाएंगे, ए के अरी हो जाएंगे। अरी का मतलब होता है एनिमी स्टेट। एंड नाउ ये एनिमी क्यों है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी के बाद हमें क्या करना है, एक्सपांशन। और एक्सपांशन करने के लिए अपने आसपास के इलाकों को ही अपने अंदर आप लेंगे ना, तो आसपास के जो भी आपके स्टेट्स हैं जो आपसे बाउंड्री शेयर करते हैं, सबसे पहले आप उस राज्य में जो राजा है उसे हराकर उसका एरिया अपने अंडर लेंगे, तो ये आपका हमेशा ही एनिमी स्टेट होगा। इनसे अगर आप फ्रेंडशिप कर लोगे तो फिर एक्सपांशन नहीं कर पाओगे, तो इनसे फ्रेंडशिप पॉसिबल नहीं है। फिर आता है मित्र। मित्र का मतलब होता है दोस्त, और दोस्त कौन होता है, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। तो ये हमारे अरी हैं, हमारे अरी मतलब हमारे दुश्मन है। और वो भी स्टेट, और कुछ ऐसे भी स्टेट्स होंगे जो इस अरी के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं या बॉर्डर शेयर करते हैं। तो मान लीजिए ये है डी, तो डी क्या है, ये बी का अरी है या एनिमी है,
लेकिन ए विजिगिशु के लिए क्या हो जाएगा, मित्र हो जाएगा। तो हमारे मान लो अगर ए हमारा विजिगिशु है तो ए से वो सारे स्टेट्स जो इससे बॉर्डर शेयर करते हैं वो हमारे अरी है, हमारे एनिमी है। लेकिन वो स्टेट्स जो हमारे अरी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं वो हमारे मित्र हो जाते हैं। फिर आता है मध्यम, और मध्यम का मतलब होता है ऐसे स्टेट्स जो दोनों के साथ ही बाउंड्री शेयर करते हैं। तो दोनों के साथ का मतलब ये है कि अगर ए हमारा राज्य है, मतलब विजिगिशु हमारे लिए कौन है, ए, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक और राज्य है, फॉर एग्जाम्पल ई। तो ई राज्य किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, बी के साथ भी और ए के साथ भी। तो ये हमारे साथ भी बाउंड्री शेयर करता है और ये हमारे अरी के साथ भी करता है। तो इसे क्या कहते हैं, मध्यम स्टेट। या मध्यम इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी हमारे बीच में वॉर होगा, ए और बी के बीच में वॉर होगा, तब ई या तो ए का साथ दे रहा होगा या तो बी का साथ दे रहा होगा। तो ये दोनों में से किसी एक का साथ देगा। फिर आता है उदासीन। उदासीन का मतलब होता है कि न्यूट्रल और कैपेबल स्टेट जो कि किसी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो ये दूर एक स्टेट होता है जो कि न्यूट्रल है, जो किसी के साथ नहीं है और कैपेबल इनफ है टू मीडिएट। तो मीडिएटर की तरह ये काम करेगा जब भी हमारे बीच में कोई लड़ाई होगी। तो अगर हमारे बीच में कोई वॉर हो रही है, इसके बाद जब भी कोई पीस ट्रीटी वगैरह साइन करनी होगी, तब ये न्यूट्रल स्टेट हमारे काम आएगा। ओके, तो इसे हम इरेज करते हैं और एक बार इन शॉर्ट देखते हैं कि क्या था। हमारा एक स्टेट होगा जो कि चाहता है आसपास के एरियाज को कॉन्क्वेयर करना। तो उस स्टेट, हमारे खुद के स्टेट को हम क्या कहते हैं, विजिगिशु। और विजिगिशु के आसपास जो स्टेट्स होते हैं जो हम हमारे साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उसे हम कहते हैं अरी। तो बी और सी हमारे लिए क्या हो जाएंगे, अरी। और वो सारे स्टेट्स जो हमारे अरी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं वो हमारे लिए हो जाते हैं मित्र। तो ये दुश्मन का दुश्मन है तो हमारा क्या हो जाएगा, मित्र। फिर ऐसा स्टेट जो हमारे साथ और हमारे अरी दोनों के साथ ही बॉर्डर शेयर करता है उसे हम कहते हैं मध्यम। और ऐसा स्टेट जो कि हम में से किसी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, जो कि एक न्यूट्रल स्टेट है, जब भी हमारे बीच में पीस ट्रीटी साइन होगी तो ये हमारी हेल्प कर सकता है मीडिएटर की तरह। इसे क्या कहते हैं, उदासीन। फिर आते हैं दूसरी पॉलिसी और इसका नाम है षडगुण पॉलिसी। नाम से समझ में आ रहा है षडगुण, मतलब इसमें 6 एलिमेंट्स की बात की गई है इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ कौटिल्य कहते हैं कि अगर आपको अपने इंटरनेशनल रिलेशन मेंटेन करने हैं, मतलब दूसरी कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस मेंटेन करके चलने हैं, तो ये 6 एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए, आपको आने चाहिए। जिसमें पहला एलिमेंट है हमारा संधि। और संधि का मतलब होता है मेकिंग अ पीस ट्रीटी। इसका मतलब होता है कि दूसरे बाकी सारे स्टेट्स के साथ एक एग्रीमेंट कर लेना, पीस एग्रीमेंट करना, ताकि वो आप पर कभी हमला ना करें। तो जब आप नहीं चाहते किसी के साथ वॉर इनिशिएट हो, तो आप क्या करते हो, उनके साथ एक पीस ट्रीटी बनाकर चलते हो या फिर एक शांति का माहौल बना के चलते हो, जिससे आप इंश्योर करते हो कि ना ही आप उस पर हमला करोगे और ना ही वो आप पर हमला करेगा। ठीक है, तो अपने कंडीशंस को देखते हुए जब आपको लगता है कि नहीं अभी हमारी हालात इतने अच्छे नहीं है या इस टाइम पे हम किसी भी वॉर को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तब आप साइन करते हो पीस ट्रीटी। ओके, तो 3 तरह की ट्रीटीज होती है या पीस ट्रीटीज होती है। पहला आता है दंडोपनीति, दूसरा कोशोपनीति और तीसरा देशोपनीति। नाउ देशोपनीति में क्या होता है, दूसरी स्टेट के साथ पीस मेंटेन करने के लिए आप अपने देश का एक हिस्सा, एक जमीन का हिस्सा आप उन्हें दे देते हो, ताकि वो क्या हो जाए, आपके साथ पीस में रहे, आपके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले। तो यहाँ पे पीस ट्रीटी साइन करने के लिए आप देशोपनीति का मतलब होता है अपने देश का एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटी सी जमीन आप उनको दे दो, ताकि आपके बीच में जो रिलेशन है वो अच्छे रहे। फिर आता है कोशोप नीति। कोशोप में कोश का मतलब होता है पैसा। तो अगर आप उन्हें पैसा देकर उन्हें अपने साथ लेकर आते हो तो उसे कहते हैं कोशोप नीति, जो कि आज के टाइम पे चाइना कर रहा है। तो जब भी किसी दूसरी कंट्री को पैसों की जरूरत पड़ती है, कहीं पे कोई नेशनल कैलेमिटी आती है या उनके यहाँ पे कोई भी फेमाइन आता है, तो चाइना क्या करती है, वहां पे इन्वेस्टमेंट करती है, तो बहुत सारा पैसा उनको उधार में देती है। अगर अब किसी कंट्री के ऊपर चाइना के का कर्जा है, उसका उधार है, तो वो कभी सोच ही नहीं पाएगी उस पर हमला करने का या उसके अगेंस्ट जाने का। तो एक तरीका ये भी होता है पीस ट्रीटी साइन करने का कि आप उन्हें कुछ पैसा दे दो, उधार दे दो। फिर आता है दंडोप नीति। दंडोप नीति में आप अपने यहाँ का कोई जनरल या फिर कोई प्रिंसेस उन्हें देते हो। प्रिंसेस का मतलब है कि अपनी बेटी की शादी आप दूसरे किंगडम के राजा से करवा देते हो। तो इससे भी क्या होता है कि दो स्टेट्स के बीच में शांति का माहौल रहता है या फिर पीस मेंटेन रहता है। ओके, तो षडगुण पॉलिसी में 6 एलिमेंट्स हैं, जिसमें पहला एलिमेंट क्या है, संधि। संधि का मतलब होता है पीस ट्रीटी साइन करना। इसमें 3 तरह की पीस ट्रीटीज होती है। पहला होता है दंडोप नीति, अपना कोई एम्बेसडर या फिर अपनी बेटी की शादी अगर आप उनसे करवा रहे हो तो भी रिलेशन अच्छे रहेंगे।
कोशोप नीति, अगर आपने उन्हें पैसों की हेल्प की है तो भी वो आप पर कभी हमला नहीं करेंगे। और फिर आता है देशोप नीति, जब आप अपने देश की थोड़ा सा जमीन का हिस्सा अगर आप उन्हें देते हो तो भी आपके बीच में पीस मेंटेन रहता है। सेकेंड पॉलिसी है हमारे षडगुण की, वो है विग्रह पॉलिसी। और विग्रह पॉलिसी का मतलब होता है ब्रेकिंग द ट्रीटी इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। तो जब भी आपके राज्य के इंटरेस्ट या फिर हित में हो या फिर आपके लोगों के लिए जरूरी हो तो उस ट्रीटी को ब्रेक कर देना है, तोड़ देना है। इसलिए मैंने कहा था कि अर्थशास्त्र में जो बातें कही गई हैं वो प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक बातें हैं, वो हवाई बातें नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एक बार ट्रीटी साइन कर ली, इसका मतलब ये नहीं है कि आजीवन उसको फॉलो करना है। जब भी आपके स्टेट के वो इंटरेस्ट में हो या फिर अगर आपके लोगों के लिए जरूरी हो तो उस ट्रीटी को तोड़ देना भी एक पॉलिसी है, जिसे हम कहते हैं विग्रह। इसका मतलब होता है कि जब भी आपके स्टेट में कोई भी जरूरत पड़े या आपके स्टेट की बाउंड्रीज को अगर एक्सपांड करना है तो उसके लिए अगर जरूरी हो तो फिर आप उस ट्रीटी को तोड़ दो। लेकिन जब आप उस ट्रीटी को तोड़ोगे तो होगा वॉर। ओके, तो नाउ इससे फिर वॉर होना तो जरूरी है। जब भी आप ट्रीटी तोड़ते हो तो फिर एक वॉर जरूर होता है। फिर हम बात करते हैं कि ये विग्रह आपकी डिफेंसिव भी हो सकती है और ये ऑफेंसिव भी हो सकती है। डिफेंसिव का मतलब ये है कि हमने एक ट्रीटी साइन की थी कि हम पीस मेंटेन करेंगे, पर सामने वाले ने हम पर हमला कर दिया। तो अब हम क्या सिंगल हैंडेडली उस पीस को मेंटेन करके चलेंगे क्या? नहीं, फिर हम अपना डिफेंस करने के लिए उस ट्रीटी को तोड़ेंगे जरूर। फिर आता है ऑफेंसिव। ऑफेंसिव का मतलब होता है कि जब हमें लगता है कि जो एनिमी स्टेट है वो वीक हो गया है, अब हम आसानी से उस पर कब्जा कर सकते हैं, तो हम खुद ही अपने इनिशिएट करेंगे उस ट्रीटी को तोड़ने के लिए। उसे कहते हैं ऑफेंसिव ट्रीटी। ओके, फिर हम बात करते हैं थर्ड, दैट इज आसन। ना आसन का मतलब होता है स्टेइंग क्वाइट। हर बार कुछ ना कुछ जोश में एक्ट करना जरूरी नहीं है। तो कई बार आपको शांति से सिर्फ बैठ के ऑब्जर्व करना होता है। तो आसन का मतलब होता है इग्नोर और सिट साइलेंटली, wait for the state waiting for the state to adopt a policy of neutrality with the other side. ओके, तो यहाँ पे आप आराम से सिर्फ सारी बातें इग्नोर करते हो और बैठते हो। मेनली इसमें होता है वेट एंड वॉच। तो सही टाइम की आप वेट करते हो। जैसे कई बार क्या होता है ना कि पाकिस्तान या फिर कोई भी स्टेट एक नंबर हमला कर रहा है तो हम तुरंत उसका एक्शन नहीं लेते कि आज हमला हुआ तो 1 घंटे में हम जवाब देंगे। नहीं, कुछ टाइम आप बैठते हो पीसफुली, आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच ध्यान रखते हो कि जब सामने वाले का ध्यान हम पर से हट जाएगा फिर जब सही टाइम होगा तो हम उसका जवाब देंगे। तो इसे कहते हैं आसन। फिर आता है नेक्स्ट यान, दैट इज प्रिपेयरिंग फॉर द वॉर। तो यान का मतलब होता है प्रिपेयरिंग फॉर द वॉर। इसका मतलब होता है टू क्लाइम और टू अटैक द एनिमी फ्रॉम पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ। तो जब आपको लगे कि अब आपका जो एनिमी स्टेट है वो वीक हो चुका है, अब उस पर कभी भी हमला किया जा सकता है, तो आपको क्या करना है, उस पर वॉर डिक्लेयर कर देना है, उस पर अटैक कर देना है। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको अगर लगता है कि आपका एनिमी उतना स्ट्रॉन्ग, मतलब उतना वीक नहीं है, थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग भी है पर उसको कब्जा करना भी जरूरी है, तो फिर आप कुछ और स्टेट्स की हेल्प भी ले सकते हो। दैट मीन्स आपका मित्र है या फिर उदासीन है। उदासीन तो खैर नहीं काम करेगा, पर जो मध्यम स्टेट है जो उनसे आप उनकी हेल्प लेकर भी आप हमला करवा सकते हो। तो यहाँ पे क्या आता है यान। यान मतलब होता है प्रिपेयरिंग फॉर द वॉर। जब आपको लगे कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है और आपका जो अपोनेंट है वो वीक हो चुका है तो उस पर अटैक कर दो। अगर आपको लग रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग है लेकिन तब भी अटैक करना जरूरी है तो फिर अपने आसपास के स्टेट्स का हेल्प लो। स्टेट्स में कौन आपकी हेल्प कर सकते हैं? मित्र। याद करो मित्र कौन था? अरी का नेबर। तो आपकी एनिमी का जो नेबर है वो आपका मित्र है। या फिर मध्यम, जिसकी बाउंड्री दोनों से टच होती है, तो या तो वो उसकी हेल्प करेगा या आपकी हेल्प करेगा, तो आप उसे अपने साइड ले लो। फिर आता है संशय। नाउ संशय का मतलब होता है सीकिंग। संशय का मेनली मतलब है सेल्फ सरेंडर करना या फिर रेफ्यूजी में चले जाना। तो जब आपको लगता है कि आपका जो एनिमी है वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है तो आपको सरेंडर कर लेना चाहिए। इसमें आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। अगेन प्रैक्टिकल अप्रोच, रियलिस्टिक। अगर आपको लग रहा है कि आपने जो वॉर डिक्लेयर की थी या उन्होंने जो वॉर डिक्लेयर की थी उसमें वो हावी पड़ रहे हैं, आप वीक हो रहे हो, तो आप सरेंडर कर लो ना। सरेंडर करने का मतलब ये नहीं कि आपने परमानेंटली हार स्वीकार कर ली है, पर कुछ टाइम तक आपको प्रिपेयरिंग टाइम मिल जाता है ताकि आप और भी स्ट्रांग होकर उस पर दोबारा हमला कर सको। फिर आता है द्वैत भाव। द्वैत भाव का मतलब होता है मेकिंग पीस विथ वन इन ऑर्डर टू परस्यू। इसमें क्या होता है कि अगर आपको किसी एक कंट्री के साथ वॉर डिक्लेयर करना है तो दूसरे के साथ आपको पीस मेंटेन करना पड़ेगा। तो अगर हमारा प्लान है कि हम पाकिस्तान पे वॉर करना चाह रहे हैं तो हमें अभी के लिए चाइना के साथ रिलेशन अच्छे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक ही साथ अगर पाकिस्तान और चाइना ने दोनों ने हमला कर दिया तो हमारे लिए मुश्किल हो सकता है।
तो इसलिए क्या होता है, किसी एक कंट्री के साथ पीस मेंटेन करना ताकि हम किसी दूसरी कंट्री पे वॉर कर सके। अंडर दिस पॉलिसी टू वेज वॉर विथ वन कंट्री, किसी एक कंट्री के साथ वॉर लड़ने से अच्छा है वॉर लड़ने के टाइम पर दूसरी कंट्री के साथ पीस मेंटेन करना, इसे कहते हैं द्वैध भाव। ओके, तो अभी तक हम मंडल थ्योरी देख चुके हैं। मंडल में बीच में कौन था, विजग्रह, इसके बाद अरि, अरि के साथ में जो होता है वो मित्र, और वो स्टेट जो कि दोनों के साथ बाउंड्री टच कर रहा है, हमारे साथ भी और एनिमी स्टेट के साथ भी, उसे कहते हैं मध्यम, और जो दूर कहीं बैठा है वो उदासीन। इसके बाद फिर हमने देखी षडगुण पॉलिसी। षडगुण पॉलिसी में सबसे पहले हमें आना चाहिए संधि करना। संधि हो सकती है तीन तरीके से, दंडोपनीति, कोशोपनीति, देशोपनीति। फिर आता है विग्रह, उस संधि को तोड़ देना। फिर होता है आसन, आसन मतलब शांति से बैठो, वेट एंड वॉच। फिर आता है यान, वॉर की तैयारी करो जब सामने वाला वीक लगे। संशय, अगर वो स्ट्रांग होता जा रहा है, आप उसे नहीं लड़ पा रहे हो तो सेल्फ सरेंडर कर लो। और फिर आता है द्वैध भाव, किसी एक कंट्री के साथ अगर वॉर करना है तो दूसरी के साथ पीस मेंटेन करने को कहते हैं द्वैध भाव। ओके, नाउ तीसरी पॉलिसी याद करने से पहले हमने याद है, हमने कहा था वो डेट याद करेंगे। तो कौन सी थी डेट जब कौटिल्य जो है वो अर्थशास्त्र लिख रहे थे, कब से कब तक उन्होंने इसका क्रिएशन किया था? तो डेट क्या थी, 315 बीसी से लेकर 296 बीसी तक। अगेन 315 बीसी से लेकर 296, 315 बीसी से लेकर 296 बीसी तक। और एक बार आप ये कमेंट सेक्शन में भी लिखेंगे ताकि आपको ये याद हो जाए। बढ़ते हैं आगे। तीसरी जो पॉलिसी या तीसरा जो एलिमेंट है जो चाणक्य ने सुझाया है वो है चतुर्गुण्य। ना, षडगुण का मतलब क्या था, 6 पॉलिसी। चतुर्गुण्य का मतलब क्या हो जाएगा, 4 मेजर्स, 4 पॉलिसीज। तो इसमें कौटिल्य के अकॉर्डिंग जो षडगुण पॉलिसी है उसके बाद आपको चतुर्गुण्य पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, साम दाम दंड भेद। ये तो आपने सुना ही होगा, साम दाम दंड भेद। नाउ साम का मतलब होता है अपोनेंट किंग को परसुएट करना, जो आपका एनिमी स्टेट है या जो आपके अगेंस्ट लड़ रहा है उसे परसुएट करना कि वो आपके तरफ फ्रेंडली बिहेवियर रखे या फिर वो आपके फेवर पे ही सारा काम करे। तो उसे परसुएट करना कि वो आपके फेवर में आ जाए, और ये आपको कैसे करना है, उनसे बातचीत करके, उनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करके, ताकि वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें, आपके साथ फ्रेंडली लाइन में चलते रहे। फिर आता है दाम, अगर वो नहीं मानता है तो फिर मनी, तो अपोनेंट किंग को पैसा खिलाओ ताकि वो थोड़ा सा शांत रहे, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे, वैसे ही काम करे जैसे आप उनके लिए चाहते हो। फिर आता है दंड या भेद, पहले कहते हैं, पहले आता है भेद। भेद का मतलब क्या होता है, एनिमी स्टेट में जो उनका कैंप है उसमें कुछ डिस्टिंक्शंस क्रिएट कर देना या उसमें डिफरेंसेस क्रिएट कर देना ताकि वो अंदर ही वीक होते जाए, है ना। तो भेद करने का क्या मतलब होता है, जैसे कहते हैं डिवाइड एंड रूल, तो उनके जो कैंप है उसमें ही डिविजन्स क्रिएट करने लग जाना ताकि वो अंदर से उनकी आर्मी जो है वो वीक हो जाए, तो आपके लिए उनको जीतना आसान हो जाए। और फिर आता है दंड, दंड का मतलब क्या होता है, पनिशमेंट देना ताकि वो आपके फेवर में फिर काम करे। और नाउ दंड का क्लियरली मतलब ये नहीं होता कि आपने उसके अगेंस्ट फोर्स यूज कर लिया फिर वॉर डिक्लेयर कर लिया, तो डायरेक्टली आपको फोर्स नहीं यूज करनी, आपको बस ये थ्रेट देना है, प्री वॉर थ्रेट। प्री वॉर थ्रेट का मतलब होता है वॉर होने से पहले एक धमकी देनी है, उन्हें इंटिमिडेट करना है कि शांत रह जाओ वरना ऐसा हो जाएगा, तो उन्हें धमका के रखो। तो पहला है साम, प्यार से समझाओ ताकि वो वही काम करे जो आपके फेवर में हो। फिर दाम, नहीं माने तो पैसा खिलाने का ट्राई करो। फिर भेद, उनके अंदर ही डिविजन क्रिएट कर लो ताकि उनकी आर्मी वीक हो जाए। और फिर आता है दंड, दंड का मतलब होता है पनिशमेंट। ना, पनिशमेंट में ऐसे नहीं कि डायरेक्टली आपको फोर्स यूज कर ही देनी है, पहले धमकी दो, प्री वॉर थ्रेट दे दो, उसके बाद नहीं माने तो फिर वॉर तो है ही, तो पहले धमकी। चौथा एलिमेंट जो कि फॉरेन पॉलिसी में है, जो कि चाणक्य ने सजेस्ट किया है, वो है राजदूत और एम्बेसडर। ना, राजदूत कौन होते हैं, तो ये कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। तो मुझे अगर अपने राज्य का कोई भी मैसेज किसी दूसरे राज्य में पहुंचाना है तो मैं वहां पे अपना राजदूत या फिर एम्बेसडर भेजूंगी। ओके, तो ये कैरी करते हैं पॉलिसीज एंड रूल्स ऑफ द नेशन टू अनदर नेशन। तो हमारी पॉलिसीज, हमारे रूल्स, हमारे मैसेजेस वहां पे कैरी करने का काम करते हैं एम्बेसडर। फिर हम बात करते हैं कि कौटिल्य ने 3 तरह के एम्बेसडर्स का डिस्कशन किया है। पहले हैं निःशिष्टार्थ, दूसरे हैं परिमितार्थ, और तीसरे हैं शैशनहार। तो निःशिष्टार्थ मिनिस्टीरियल एम्बेसडर होते हैं। ये कब जाते हैं, इनका मेन रोल क्या होता है, इनका मेन रोल होता है वॉच
या पॉज टाइम को क्रिएट करके रखना। तो जब हमें लगता है कि हमारे लिए वॉर करना भी बेनिफिशियल नहीं है, पर शांत रहना भी अब बहुत मुश्किल है, तो इस टाइम पे थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड करने के लिए या फिर एक तरीके का पॉज क्रिएट करने के लिए निशिष्टार्थ को भेजा जाता है, ताकि हमें सोचने का टाइम मिल जाए कि हमें क्या करना है। फिर आता है परिमितार्थ। परिमितार्थ एक मिशन एम्बेसडर होता है। इनका मेन रोल क्या होता है कि ये डिफेंसिव ये तरीके से रहे, वहां पे कुछ ट्रीटी साइन करवाने में उन्हें इन्फ्लुएंस करे राजा को कि वो ट्रीटी साइन कर ले। जब हमें लगता है कि सामने वाला जो स्टेट है वो थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, अभी अगर हम वॉर करेंगे तो हो सकता है हमारे लिए बेनिफिशियल ना हो, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिफेंसिव खेलते हैं, और डिफेंसिव रहने के लिए हम वहां पे परिमितार्थ को भेजते हैं, ताकि वो क्या करे, वो ट्राई करे वहां पे पीस ट्रीटी साइन करने का, ताकि हमें वॉर ना करनी पड़े। और फिर जब कुछ भी काम नहीं करे तो शासनहार, आर या पार। अब हम क्या करेंगे, अब हम कोई इनडिसाइसिव जो हम अभी तक रह रहे थे उस इनडिसाइसिवनेस को खत्म करेंगे और कोई एक्शन लेंगे, कोई बोल्ड एक्शन लेंगे। अगर वॉर हो रही है तो हो जाए। तो जब निश्चितार्थ जो है वो वेटिंग टाइम या पॉज टाइम भी नहीं मेंटेन कर पाता, परिमितार्थ जब पीस ट्रीटी नहीं करवा पाता या सामने वाला रेडी नहीं होता, तो फिर शासनहार। फिर हम एम्बेसडर भेजते हैं टू डिक्लेयर द वॉर, आर या पार अब हो जाए। ठीक है, तो ये थे हमारे 4 पॉलिसीज जो कि हमें चाणक्य ने सजेस्ट की थी। नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले अगेन एक बार कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र बुक लिखी थी, इसका पीरियड क्या था, 315 बीसी से लेकर 296 बीसी के बीच उन्होंने क्रिएट की थी। 315 बीसी से लेकर 296 बीसी के बीच में क्रिएट की थी। So next we will talk about the political thoughts of Kautilya or the state thoughts of Kautilya. तो कौटिल्य एक बिलीवर थे ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सोशल सेटलमेंट एंड ना कि डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट। नाउ सोशल सेटलमेंट का मतलब होता है कि जो राज्य आपका है वो एक सोशल एग्रीमेंट है, जहां पे लोगों ने एग्री किया है टू बी गवर्न्ड बाय द रूलर टू अवॉइड द स्टेट ऑफ एनार्की। क्योंकि हमने देखा था अभी मत्स्य राज या फिर मत्स्य न्याय, उस मत्स्य न्याय में क्या था कि जो पावरफुल लोग हैं वो वीकर सेक्शन को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर देते हैं। उसे कहते हैं एनार्की, जहाँ पे सब कुछ केओस हो जाता है, जहाँ पूरी कंफ्यूजन होती है। तो उस स्टेट को अवॉइड करने के लिए लोग खुद ही एग्री करते हैं कि हाँ हमें गवर्न करने के लिए एक राजा की जरूरत है और वो राजा आप होंगे। तो ये क्या है, जो स्टेट है वो चल ही इसलिए रहा है क्योंकि राजा और उसके राज्य में एक एग्रीमेंट है। और कोई डिवाइन थ्योरी पे वो नहीं मानते। डिवाइन थ्योरी क्या होती है, जहां पे ये माना जाता है कि राजा जो है वो भगवान के एक रूप है, जहाँ पे भगवान ने या फिर गॉड ने उन्हें सेंड किया है ताकि वो सब पर रूल कर सके। तो लोगों का ये धर्म होता है कि वो उसे भगवान की तरह ही रिस्पेक्ट करें, जिसमें बलबन ने भी कुछ थ्योरीज दी थी, जिसमें सजदा था और बायबोस था कि जैसे ही राजा दिखे तो राजा के फीट को आपको किस करना है, उसके सामने सर झुकाना है। तो इस थ्योरी पे कौटिल्य नहीं मानते थे। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि राजा को भगवान का दर्जा दिया जाना चाहिए, जबकि वो आपके सर्वेंट ही है। और ये पूरा जो किंगडम चल रहा है वो सिर्फ एक सोशल एग्रीमेंट पे चल रहा है, जहाँ पे लोगों ने खुद ही एग्री किया है कि उन्हें गवर्न करने के लिए एक राजा चाहिए, और वो राजा उन्हें सर्व करेगा, एनार्की के स्टेट से बचाएगा। ओके, तो इसकी वजह से जो कौटिल्य के थॉट्स थे वो उस टाइम के जो दूसरे पॉलिटिकल थिंकर्स थे उनके थॉट से बहुत ही अलग, बहुत ही दूर थे। तो उनके थॉट से वो सहमत नहीं हुआ करते थे, तो उनसे कुछ अलग सोच थी हमारे कौटिल्य की। इसमें हम बात करते हैं कि कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत को बताया है अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को शेयर करने के लिए। ना सप्तांग सिद्धांत कितने कौन से वाले ट्राइब्यूनल में डिस्कस किए गए थे, 6th में। हमने देखा कि कुल मिला के अर्थशास्त्र के 15 ट्राइब्यूनल थे। 15 ट्राइब्यूनल मतलब 15 पार्ट्स थे, जिसमें चैप्टर्स कितने थे, सोचिए, 180 चैप्टर्स थे और वर्सेस 6000 थे। अगेन कब से कब तक ये बनाया गया था, 315 बीसी से लेकर 296 बीसी के बीच में इसका क्रिएशन हुआ था। ओके, तो कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत जो था वो उसके जो 15th पार्ट है टोटल, उसमें से कौन से वाले पार्ट में इसका डिस्कशन किया हुआ है, 6th ट्राइब्यूनल या फिर पार्ट में इसका डिस्कशन किया हुआ है। इसमें कौटिल्य ने बताया है कि वो सपोर्टर है मोनार्की के। मोनार्की का सपोर्टर होने का मतलब है कि उनका मानना ये है कि डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, वहां पे सारे जो पावर्स है वो एक ही पावरफुल किंग के हाथ में होने चाहिए। उनकी हेल्प करने के लिए हालांकि काफी सपोर्टर्स रहेंगे, लेकिन सारी जो पावर्स है वो एक एक के हाथ में रहनी चाहिए, दैट इज द किंग। और यहाँ पे हेरिडिटरी सिस्टम भी फॉलो होना चाहिए कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो इस सिस्टम को वो फॉलो करते थे, इसे कहते हैं मोनार्की सिस्टम। ओके,
और उन्होंने कहा था कि जो हमारा स्टेट है वो हमारी बिल्कुल इंसान के जो शरीर है ना उसके तरह ही होता है। तो स्टेट के जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो हमारे शरीर के जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनसे उन्होंने सिंबलाइज किया है। जैसे अभी हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने हेड को किंग बताया है, कि जैसे ह्यूमन बॉडी में हेड होता है उसका पोजीशन उन्होंने किंग को दिया है। वैसे उन्होंने पूरा कंपैरिजन किया है कि जो स्टेट है वो एक इंसान के शरीर की तरह है, उसके जो अलग अलग पार्ट्स या डिपार्टमेंट्स हैं वो इंसान के ऑर्गन्स की तरह है। ओके। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो सारे एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में जो सारे ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना। जैसे अगर हम देख रहे हैं फिर हम चलेंगे वहां पे फिर हम कुछ काम करेंगे, तो हमारे जो सारे ऑर्गन्स हैं वो आपस में डिपेंडेंट होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। वैसे ही स्टेट के भी सारे एलिमेंट्स आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं और आपस में डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तभी जाके आपका पूरा स्टेट ठीक से काम कर पाता है। इसमें उन्होंने सप्तांग प्रिंसिपल के जो एलिमेंट्स हैं वो कितने प्रिंसिपल होंगे, ऑब्वियसली सप्तांग मतलब 7 अंक, तो इसके 7 एलिमेंट्स होंगे। जिसमें उन्होंने कहा है कि जो राजा है ये फर्स्ट पार्ट है। अच्छा, आपको ये सीक्वेंस से याद करना है, आगे पीछे नहीं चलेगा। तो सबसे पहले क्या आता है, किंग। किंग को दर्जा मिला हुआ है हेड का। तो जैसे हमारी बॉडी में सबसे मेन पार्ट होता है हमारा हेड, उसे कहते हैं हम किंग, मतलब किंग को वो दर्जा दिया गया है। फिर आता है अमात्य। अमात्य का मतलब होता है मिनिस्टर, और मिनिस्टर जो राजा है उसकी आंख की तरह है। आंख का मतलब क्या है, कि नजर रखता है कि कहाँ पे क्या एक्टिविटीज हो रही है ताकि उसे प्रिवेंट किया जा सके। फिर आता है तीसरा जनपद। जनपद का मतलब होता है स्टेट, लैंड या फिर उस पर रहने वाले लोग, उसे कहते हैं जनपद। और जनपद है थाइस। जब थाइस के बेस बल पर हम खड़े होते हैं, थाइस नहीं होते तो हम खड़े नहीं हो पाते, हम चल नहीं पाते। तो ये बेस है जिस पर वो सारा राज्य टिका हुआ है। अगर वो जमीन ना रहे या फिर उस पर रहने वाले लोग ना रहे तो राज्य नहीं टिकेगा। फिर आता है दुर्ग। दुर्ग का मतलब होता है फोर्ट, है ना, जो किले बनाए जाते हैं ना सुरक्षा के लिए, वो दुर्ग। इसको हमने दर्जा दिया है आर्म का। आर्म मतलब क्या है, जैसे कोई भी हमसे लड़ाई करता है तो सबसे पहले हम किसका यूज करते हैं, हाथों का, डिफेंड करने के लिए, है ना। अगर कोई मार रहा है तो हमारे हाथ बीच में आते हैं। तो ये क्या है, दुर्ग मतलब जो आपके सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए जो फोर्ट बनाए गए हैं उनको हाथों का दर्जा, आर्म्स का दर्जा दिया गया है। फिर हम बात करते हैं पांचवा, कोष। और कोष का मतलब होता है पैसा, ट्रेजरी, खजाना। इसको माउथ का दर्जा दिया गया क्योंकि पैसा बोलता है ना। तो किसी भी स्टेट की क्या पोजीशन है, कितनी इंपॉर्टेंस है, ये उसका माउथ डिसाइड करता है, मतलब उसका पैसा डिसाइड करेगा। ज्यादा पैसा है, किसी को खरीद सकते हो, किसी के साथ फ्रेंडशिप कर सकते हो। पैसा नहीं है तो आप ना तो वॉर फंडिंग कर पाओगे, ना अपने जो शासन को आप स्ट्रांग बना पाओगे, कुछ भी नहीं। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है सिक्स, दंड। और दंड का मतलब है आर्मी। आर्मी में कितने लोग रहेंगे, कैसी उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, मतलब ये सारी चीजें। और ये क्या है, आपका ब्रेन है। दिमाग लगाना पड़ता है किसी को दंड देने से पहले, कि कैसे किस पर अटैक करना है, किस पर अटैक नहीं करना। फिर आता है सेवेंथ, दैट इज फ्रेंड। फ्रेंड को मित्र कहा जाता है। तो मित्र, मित्र का है क्या है, हमारे ईयर, है ना। तो हर जगह पे हमारे मित्र रहेंगे तो हमारे बारे में कुछ भी बातें चल रही होंगी, कुछ भी प्रोटेस्ट हो रहे होंगे तो हम तक वो बात पहुंच जाएगी। तो हमारे कान होते हैं, ईयर होते हैं। ओके। इसको सीक्वेंस से याद रखने की ट्रिक है, राज दुर्ग का डीएम। तो राज दुर्ग का, एक सेकेंड, राज दुर्ग का डीएम का डीएम, जिसमें आर से आता है राजा। राजा मतलब किंग, और किंग को किसकी पोजीशन है, हेड की। ए से आता है अमात्य। अमात्य मतलब मिनिस्टर, और मिनिस्टर को कितनी किसकी पोजीशन दी हुई है, आई, देखने की। फिर आता है जे से जनपद। जनपद मतलब जमीन और उस पर रहने वाले लोग, इसको किसकी पोजीशन दी गई है, थाइस की। फिर आता है दुर्ग। दुर्ग का मतलब होता है वही फोर्ट, और उसको किसकी पोजीशन दी गई है, हमारे दुर्ग को किसकी पोजीशन दी गई है, आम की। फिर आता है के ए से कोश। कोश का मतलब होता है पैसा, ट्रेजरी, खजाना। और खजाने को किसकी कीमत दी गई है, पैसा बोलता है, माउथ की। और फिर आता है डी से दंड। दंड मतलब आर्मी की ट्रेनिंग, कितनी आर्मी, क्या सब कुछ, इन सब के रिगार्डिंग है। और दंड का क्या है, ब्रेन, दिमाग लगाना पड़ता है। और फिर आता है एम से मित्र। और मित्र कौन है, हमारे ईयर। तो राज दुर्ग का डीएम, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड, मित्र। ओके। कुछ रह रहा है क्या बीच में, नहीं। राज दुर्ग का 3 4 5 6 7 कंप्लीट।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक करके उन्होंने डिस्कशन किया हुआ है। सबसे पहले है राजा। राजा को किसकी पोजीशन दी गई है? हेड की। तो कौटिल्य के अकॉर्डिंग जो किंग है वो सुप्रीम और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारे पूरे स्टेट का। जैसे पूरी हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है हेड, वैसे ही पूरे राज्य का, पूरे स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है किंग। इसमें उन्होंने कहा है कि राजा की मेन ड्यूटी होती है कि वो इस तरह से राज करे ताकि लोगों का इंटरेस्ट फुलफिल हो सके, मतलब लोगों के कल्याण के लिए राज होना चाहिए, ना कि अपने कल्याण के लिए। तो जहां पे उन्होंने कहा है कि इसलिए राजा का नोबल होना, इंटेलिजेंट होना मतलब समझदार होना, करेजियस मतलब बहादुर होना, पेशेंट मतलब धैर्य जिसके पास हो, रेस्ट्रेंट मतलब जिसको खुद पर कंट्रोल हो, फार साइटेड मतलब जो दूरदर्शी हो, जिसको दूर का भी सोच सके, और स्किल होना चाहिए इन द आर्ट ऑफ वॉरफेयर, मतलब जब भी किसी लड़ाई हो जाए तो भाग नहीं जाए, हम मतलब ये वॉर करने में भी उसकी स्किल्स होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि राजा को रूल इस तरह से करना चाहिए ताकि लोगों का वेलफेयर हो सके, क्या उनका इंटरेस्ट फुलफिल हो सके। इसलिए आपको करेजियस होना है, आपको पेशेंट रहना है, रेस्ट्रेंट खुद पे कंट्रोल करो, दूर की सोचो, और वॉरफेयर में भी एक्सीलेंस आपके पास होनी चाहिए। फिर आता है दूसरा हिस्सा, अमात्य। तो राजा के फिर नीचे आता है कौन? अमात्य, मतलब उससे थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट। अमात्य, अमात्य का दर्जा को दर्जा किसका मिला हुआ है? आई का। इसमें उन्होंने कहा है कि जो हमारे अमात्य की जब अपॉइंटमेंट होती है तो आपको सबसे पहले उसको देखना चाहिए कि इसका कैरेक्टर टेस्ट आपको करना चाहिए कि वो किस कैरेक्टर का इंसान है। क्या वो हमारी सच में हमारे इंटरेस्ट के लिए ही काम करेगा, या फिर वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेगा? तो इसके कैरेक्टर पर मेजर फोकस होना चाहिए। फिर आता है जनपद। जनपद को किसका पोजीशन दी गई है? थाइज और फुट की, जिसके बेसिस पर हमारा पूरा राज्य टिका हुआ है। तो ये फीट या फिर थाइस है हमारे स्टेट की, जिसके बेसिस पर आपका स्टेट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो पावरफुल स्टेट बनाने के लिए आपके पास जमीन होनी चाहिए, जमीन को एस्टेब्लिश करना चाहिए। तो जमीन, उस पर रहने वाले लोगों का होना बहुत जरूरी है। फिर हम बात करते हैं दुर्ग की। और दुर्ग का मतलब क्या होता है? फोर्ट। और ये क्या है? आर्म्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, जहां पर हमारे पूरे स्टेट का, पूरे राज्य का खजाना और आर्मी को रखा जाता है। तो इसका मेनली पर्पस क्या होता है कि हमें डिफेंस, अगर कोई भी हमारे ऊपर हमला कर देता है, कोई भी एग्रेसिव वॉर होता है, तो उस कंडीशन में हम अपने खजाने को, आर्मी को, हमारे यहाँ के लोगों को सेफ रख पाए, इसलिए हम ये सारे किले बनाते हैं। तो कौटिल्य ने कहा है कि 4 तरह के मेजर किले या फिर फोर्ट होने चाहिए। 4 में से कोई एक, मतलब 1 या 2 हो सकते हैं। जिसमें पहला क्या है? औडक दुर्ग। अगर ये आपका राज्य है, इसके आसपास अगर पानी है, तो ये भी क्या है? ये भी आपके लिए दुर्ग का काम करता है, क्योंकि फिर सामने वाले के लिए आप पर वॉर कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। फिर आता है पर्वत। तो ये अगर आपका स्टेट है तो इसके आसपास बहुत बड़े बड़े पर्वत होने चाहिए, जिससे क्या होगा? सामने वाले स्टेट के लिए हमला कर पाना मुश्किल होगा। तीसरा आता है धनवान दुर्ग। धनवान दुर्ग का मतलब होता है डेजर्ट। तो अगर आपका राज्य यहाँ है, आसपास के इलाके में पूरी बंजर जमीन, डेजर्ट ही डेजर्ट है ना, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, तो भी फिर वो आप पर वॉर करने में थोड़ा सा उनको डिफिकल्टी जाएगी। और फिर आता है वन दुर्ग। वन का मतलब क्या होता है? जंगल। अगर आसपास का जंगल है तो जंगल इलाके में रह पाना काफी मुश्किल होता है, तो भी आपके लिए आसानी जाएगी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो या फिर आपका ऑर्डर, पानी होना चाहिए, पर्वत, पहाड़ होना चाहिए, धनवान, डिजर्ट होना चाहिए, और लास्ट आता है वन दुर्ग, मतलब आसपास जंगल होने चाहिए, तब अपने राज्य को प्रोटेक्ट कर सकते हो। फिर आता है पांचवा, कोष फंड। कोष मतलब पैसा, इसको कोष को वो कहा जाता है फंड मतलब पैसा, और इसको दर्जा किसका मिला हुआ है? माउथ का, क्योंकि पैसा बोलता है ना। इसे कहा जाता है कि किंग का फेस है। तो फंड ही डिसाइड करता है कि कौन सा स्टेट जीतेगा, कौन सा स्टेट नहीं जीतेगा। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पूरे स्टेट का। यहाँ पे किंग को अगर किसी पर भी कब्जा करना है, अटैक्स करने हैं, एक्सपांशन करना है, तो उसके लिए इसको क्या चाहिए? मनी चाहिए। तो जब भी बाहर से कोई अटैक होगा, जब भी हमें कोई ऑब्जेक्शन करना होगा, या जब भी हमें या किसी के साथ पीस ट्रीटी वगैरह साइन करनी है, कोई भी कंडक्ट करना है, कोई भी एक्टिविटीज करनी है, तो हमें उसके लिए पैसा चाहिए होता है। ओके। तो इसीलिए हमारे जो कौटिल्य हैं उन्होंने बोला है कि हमारी सारी जो भी पार्ट्स हैं, जो सारे एलिमेंट्स हैं राज्य के, वो मनी पर डिपेंड करते हैं, तो इस पर भी, अपनी खजानों पर भी हमें फोकस देना चाहिए। और फिर आता है दंड। दंड का मतलब है आर्मी, और आर्मी को कंपेयर किया गया है ब्रेन के साथ। इसमें उन्होंने कहा है कि अ, दंड मतलब पनिशमेंट होता है, तो पनिशमेंट कौन देती है? आर्मी। तो यहाँ पे आर्मी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जब भी आपको अपने एम्पायर को एक्सपांड करना होगा, या फिर अपने एम्पायर को सिक्योर करके रखना होगा, तो 2 चीजें होती है कि अगर मेरा ये एम्पायर है तो इस पे कोई और हमला ना करे, हम सिक्योर रहने चाहिए, पर धीरे धीरे करके हमें उन पर हमला करके उसके एरिया को एक्सपांड करना है। तो दोनों चीजों में ही कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? हमारी आर्मी।
तो यहाँ पर कौटिल्य ने कहा है कि जो आर्मी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आर्मी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उन्होंने किसको बोला है, डिफेंस को बोला। तो उन्होंने कहा है कि डिफेंस हमेशा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है देन द अटैक। तो सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन अटैक, है ना। क्योंकि अगर मान लो कि आप अपने हमले कर करके एरिया एक्सपांड करते जा रहे हो और दूसरी तरफ से कोई और आप पर हमला करके वही वापस हथियाता जा रहा है, तो फिर कुछ होगा ही नहीं, आप कहीं के नहीं रहोगे। तो इसके लिए सबसे पहले सिक्योर रहो, जहां पर आप हो उस जगह को सिक्योर करो, फिर आगे बढ़ो। तो सिक्योरिटी पहले आती है, फिर आर्मी आती है। इसलिए आप अगर देखोगे तो यहाँ पे जो दुर्ग था उसको हमने कौन सी पोजीशन दी थी हमारी पूरी सप्तांग थ्योरी में, तो उसको हमें पहले पोजीशन दी हुई है, उसके बाद फिर दंड आती है। तो इसीलिए सप्तांग सिद्धांत में कौटिल्य ने चौथा प्लेस फोर्ट को दिया है, मतलब दुर्ग को दिया है, जबकि हमारे दंड को कौन सा प्लेस मिला है, सिक्स्थ मिला है। फर्स्ट किसका था, किंग। दूसरी प्लेस किसकी थी, अमात्य। तीसरी किसकी थी, जनपद। और फिर चौथी किसकी थी, दुर्ग की। दुर्ग मतलब फोर्ट की। ओके। उसके बाद फिर हमने कोश, और उसके बाद फिर छठवां प्लेस दिया है किसको, दंड को। इसका मतलब सिक्योरिटी पहले आती है और उसके बाद आता है हमारा दंड देना या फिर एक्सपांशन करना। फिर हम बात करते हैं लास्ट जो एलिमेंट है वो है मित्र। मित्र कैसे होते हैं, किससे कंपेयर किया गया है, ईयर से। ईयर मतलब वो आपके बारे में कुछ भी चल रहा होगा, प्रोटेस्ट चल रहा होगा, तो आपको उसकी खबर देंगे। तो सबसे लास्ट जो ऑर्गन है हमारे किंगडम का, उसे हम कहते हैं मित्र। और इन्हें किससे कंपेयर किया गया है, ईयर के साथ। तो इसमें भी कौटिल्य का कहना है कि आपके किंग जो राजा है उसके दोस्त होना बहुत जरूरी है, ताकि जब भी कोई कैलिमिटी आएगी, कोई भी अनरेस्ट होगा, लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, या फिर अगर आपको एक्सपांशन करना होगा तो मित्र आपकी हेल्प करेंगे। तो सामने वाले की क्या स्ट्रेटजीज हैं वो आपको बताएंगे, आपके लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके सपोर्ट में है, आपके अगेंस्ट में है, ये सारी चीजें आपको जानने में हेल्प करेंगे। तो मित्र का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये थी हमारी पॉलिटिकल फिलोसफीज। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द सोशल थॉट्स ऑफ कौटिल्य। नाउ कौटिल्य ने अपने सोशल व्यूज में अपने रिलीजियस थॉट्स को भी ऐड किया है। तो मेनली जो उनकी सोसाइटी को लेकर व्यूज थे, उसके साथ साथ उन्होंने अपने नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द सोशल व्यूज ऑफ कौटिल्य। और कौटिल्य ने अपने सोशल व्यूज के अंदर अपने रिलीजियस थॉट्स को भी बताया है कि वो कौन से रिलीजन में मानते हैं, क्या उनकी बिलीव्स है, ये सारी चीजें उन्होंने इसमें डिस्कस की है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक सनातन हिंदू धर्म में कुछ रिलीजियस ड्यूटीज के बारे में बताया गया है, जिसको हम कहते हैं धर्म। ये तो आपको करना ही चाहिए। तो सनातन हिंदू धर्म में जो भी रिलीजियस ड्यूटीज को बताया गया है, उसे कौटिल्य कहते हैं स्वधर्म, और वो स्वधर्म में मानते हैं। ओके। तो स्व का मतलब होता है अपना, धर्म का मतलब होता है ड्यूटीज। और ये ड्यूटीज किसमें लिखी गई है, सनातन हिंदू धर्म का ये हिस्सा है। तो सनातन हिंदू धर्म में जो भी हमारी ड्यूटीज, रिलीजियस ड्यूटीज बताई गई हैं, उसको कहा जाता है स्वधर्म, और इसको कौटिल्य मानते हैं ना। इसके अलावा उन्होंने हमारे रिलीजन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। रिलीजन को या धर्म को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है वर्ण धर्म, दूसरा है आश्रम धर्म, और तीसरा है राजधर्म। तो वर्ण हम जानते हैं 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उन्होंने कहा है कि सारे वर्ण का पालन होना चाहिए। पालन का मतलब ये नहीं है, ये कास्ट की बात नहीं कर रहे, ये वर्ण की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास एक क्लास होनी चाहिए जो कि एजुकेशन के लिए हो, एक बिजनेस क्लास होनी चाहिए, एक रूलर्स की क्षत्रिय क्लास होनी चाहिए, ऐसे उन्होंने बात की है। तो उन्होंने स्पेसिफिकली कास्ट नहीं बोला है। तो कास्ट कैसा होता है, बाय बर्थ होता है, कि अगर आप ब्राह्मण के बेटे हो तो आप ब्राह्मण ही होगे, फिर आपको वही काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोला है। उन्होंने कहा है कि आपको जो भी एक्टिविटीज पसंद है उसमें आप चले जाओ। तो अगर आपको टीचिंग पसंद है तो आप ब्राह्मण बन जाओ। अगर आपको रूलर्स, अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप रूलर बन सकते हो, तो आप क्षत्रिय बन जाओ, ऐसा। तो हर एक 4 कैटेगरीज में उन्होंने माना है। तो आपको अपने वर्ण के अकॉर्डिंग काम करने चाहिए। फिर उन्होंने कहा है आश्रम धर्म। आश्रम में क्या है, उन्होंने बोला कि जो बेसिक 4 आश्रम्स होते हैं उसके सारे प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने चाहिए। आ, कौन से आश्रम होते हैं, तो एक होता है ब्रह्मचारी, फिर आपका आता है गृहस्थ आश्रम, फिर आता है वानप्रस्थ, और फिर आता है संन्यास। तो कुल मिला के अगर हम मान ले कि एक इंसान की जो लाइफ होती है वो 100 साल की होती है, तो हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हर एक फेज को 25 ईयर्स का रखा है। तो 25 साल तक आप ब्रह्मचर्य आश्रम को फॉलो करते हो, फिर 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम, फिर 50 से 75 तक वानप्रस्थ, और फिर 75 से लेकर 100 तक संन्यास आश्रम। फिर आता है राजधर्म,
राजधर्म का मतलब होता है आपकी वो ड्यूटीज जो कि आपके स्टेट के लिए है। दोनों की, राजा की भी कुछ ड्यूटीज होती है स्टेट के लिए, वो भी फुलफिल करनी चाहिए, और कुछ उनकी सब्जेक्ट्स मतलब जो जनता होती है उसकी भी कुछ ड्यूटीज होती है स्टेट के लिए, वो सारी फुलफिल होनी चाहिए। तो उन्होंने सोशल व्यूज के अंदर अपने रिलीजियस थॉट्स को भी ऐड किया है, जहां उन्होंने बताया है कि सनातन हिंदू धर्म में जो रिलीजियस ड्यूटीज होती है उसे कहा जाता है स्वधर्म, और वो उसमें मानते हैं। 3 तरह के धर्म बताए हैं, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म एंड देन राजधर्म। बढ़ते हैं आगे। उसके अलावा कौटिल्य ने सोशल जस्टिस और वेलफेयर स्टेट पर भी फोकस किया है अंडर हिज सोशल थॉट्स। ठीक है, तो यहाँ पे वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है कि ये हमारे राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ काम करे। पब्लिक वेलफेयर मतलब डैम्स बनवाना, पॉन्ड्स, इरिगेशन, इन सारी चीजों को उन्होंने बढ़ावा दिया है कि ऐसी सारी एक्टिविटीज करनी चाहिए जिनसे वहां के लोगों को सहूलियत मिले और उनका इंटरेस्ट फुलफिल हो सके। फिर आता है सोशल जस्टिस का मतलब होता है कि उन्होंने कुछ एक्टिविटीज को इंपॉर्टेंस दी है, जैसे कि ऑर्फन्स की हेल्प करना, जो कि ऑर्फन्स मतलब जो कि अनाथ आश्रम में रहते हैं, जो अनाथ बच्चे हैं उनकी हेल्प करना, गरीबों की हेल्प करना, हैंडीकैप्ड की हेल्प करना, वेमेन ऑनर का मतलब वेमेन की इज्जत को बचा के रखना, ये सारी चीजों को भी उन्होंने बढ़ावा दिया है। इससे वो क्या इंश्योर कर रहे हैं, सोशल जस्टिस। तो कुछ काम उन्होंने सोशल जस्टिस के और कुछ वेलफेयर स्टेट के भी सजेस्ट किए हैं। तो वेलफेयर स्टेट का मतलब है कि कुछ ऐसी डेवलपमेंट एक्टिविटीज करो ताकि वहां के रहने वाले लोगों को और ज्यादा सहूलियत जाए, उनका इंटरेस्ट फुलफिल हो सके। तो डैम्स, इरिगेशन, पॉन्ड्स बनवाना। फिर आता है सोशल जस्टिस, कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिससे वो लोग जो अपनी प्रोटेक्शन खुद नहीं कर पाते हैं या किसी रीजन से वो थोड़े वीक हैं, तो आप उनकी हेल्प करो, चाहे वो ऑर्फन हो, चाहे पुअर हो, या फिर वेमेन के ऑर्डर को बचाने की बात हो, उन्होंने इसमें कही है। ठीक है, और ये दोनों चीजें वो इसलिए प्रमोट करते हैं क्योंकि कौटिल्य का ये मानना है कि हैप्पीनेस ऑफ द किंग लाइज इन द हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट। तो जब उस राज्य की जो जनता है अगर वो खुश होगी तभी राजा खुश हो सकता है। तो राजा की खुशी सेपरेट नहीं होती, वो उसकी जनता की खुशी पे डिपेंड करती है। तो इसलिए आप जनता को खुश करो तो आपको भी खुशी मिलेगी। फिर आता है कौटिल्य ने कहा है, कौटिल्य के अकॉर्डिंग जो सोशल स्ट्रक्चर और प्रॉब्लम्स की जो उन्होंने बात की है वो अगेन काफी रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स है और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। तो उन्होंने कुछ अगेन मॉरल्स की बात नहीं की है या फिर कुछ हवा हवाई बातें नहीं की है, ये दोनों चीजों के बारे में भी, जैसे उसने पॉलिटिक्स के बारे में जो भी बोला है वो भी रियलिस्टिक है, तो सोशल स्ट्रक्चर और उनकी प्रॉब्लम के बारे में भी उन्होंने जो भी बातें की है वो सभी रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल है। ओके, फिर हम बढ़ते हैं आगे। फिर आता है कौटिल्य का आइडिया ऑफ जस्टिस। तो कौटिल्य के अकॉर्डिंग अगर आपको अपने स्टेट में स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी चाहिए, स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि आपका जो स्टेट है वो ऐसा नहीं कि कभी उतार कभी चढ़ाओ, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी पीस है तो कभी बिल्कुल आतंक मचा हुआ है, ऐसा नहीं हो। तो स्टेबिलिटी, और अगर आपको प्रोस्पेरिटी मतलब ग्रोथ चाहिए अगर, तो इसके लिए जरूरी है कि आपके गवर्नेंस में जस्टिस होना चाहिए, या फिर ऐसा कहें कि आपका गवर्नेंस कैसा होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, जस्टिस के साथ होना चाहिए। और इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा है कि हमारे जो यहाँ पे कोर्ट्स रहेंगे जो जस्टिस इंश्योर करेंगे, वो 2 तरह के कोर्ट्स हमारे यहाँ पे बनाए जाएंगे। पहला होगा धर्मस्थ्य कोर्ट और दूसरा कंटक शोधन कोर्ट। ना धर्मस्थ्य कोर्ट का मतलब होता है जो आज प्रेजेंट टाइम पे सिविल कोर्ट्स हैं, जो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग या फिर मैरिज के रिगार्डिंग सारी चीजों को से डील करते हैं, उससे कहते हैं सिविल कोर्ट्स। तो सिविल कोर्ट्स की जो उस टाइम पे सिविल कोर्ट हुआ करते थे उसे कहा जाता था धर्मस्थीय कोर्ट। धर्मस्थीय कोर्ट ना उस टाइम पे उस कोर्ट में जो जस्टिस या जज हुआ करते थे, चीफ जस्टिस, उन्हें कहा जाता था धर्मस्थ। तो धर्मस्थीय कोर्ट का नाम था और उसमें जो जज थे वो धर्मस्थ थे। फिर आता है कंटक शोधन कोर्ट। ये आज के टाइम का क्रिमिनल कोर्ट है। क्रिमिनल मतलब अगर आपने चोरी की है, मर्डर किया है, कुछ क्राइम किया है, तो फिर आपकी जो सुनवाई होती है वो क्रिमिनल कोर्ट में होती है। तो क्रिमिनल कोर्ट जो उस टाइम पे था उसका नाम क्या था, कंटक शोधन कोर्ट। कंटक शोधन कोर्ट में जो जज हुआ करते थे या जस्टिस हुआ करते थे उन्हें कहा जाता था प्रादेशिक। तो उन्होंने कहा है कि जस्टिस के बारे में उनके क्या विचार थे कि अगर आपको अपने राज्य में स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी चाहिए तो आपके राज्य में जो गवर्नेंस चल रहा है वो जस्टिस के साथ होना चाहिए, जस्ट गवर्नेंस होना चाहिए। इसको इंश्योर करने के लिए 2 तरह के कोर्ट बनाए गए, धर्मस्थीय कोर्ट और कंटक शोधन। धर्मस्थीय एक सिविल कोर्ट है जिसमें जो जस्टिस है उनको कहा जाता है धर्मस्थ, जबकि कंटक शोधन एक क्रिमिनल कोर्ट है जिसमें जो जज या जस्टिस है उन्हें कहा जाता है प्रादेशिक। बढ़ते हैं आगे। फिर आता है कि मौर्य पीरियड पे हर एक कोर्ट में 6 जजेस हुआ करते थे। तो चाहे वो आपका
कंटक शोधन कोर्ट हो या फिर धर्मस्थीय कोर्ट हो, दोनों में ही 6 जजेस हुआ करते थे, जिसमें से 3 लीगल एक्सपर्ट थे और 3 अमात्य थे। लीगल एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है, उनमें से जो 3 लोग थे उनको वाकई लॉ के बारे में सब कुछ पता होता था, तो वो लॉ के या लीगल को एक्सपर्टीज हुआ करती थी। 3 को एक्सपर्टीज नहीं थी, पर वो अमात्य मतलब मिनिस्टर थे, तो वो इंश्योर करते थे कि राजा के जो भी ऑर्डर्स हैं वो सारे फुलफिल होने चाहिए। इसके बाद जो लॉ बनाया जाता था, वो लॉ भी 4 सोर्सेस के बेसिस पर बनाया जाता था। लॉ मतलब जो भी कानून बनाया जाता था वो 4 सोर्सेस से बनाया जाता था। पहला धर्म। धर्म का मतलब होता है योर ड्यूटीज बेस्ड ऑन ट्रुथ। तो आपकी जो ट्रू ड्यूटीज हैं, आपके वर्ण की ड्यूटी हो या फिर आपके आश्रम की ड्यूटीज हो, वो सारी ड्यूटीज आप फुलफिल कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये देखने के लिए धर्म। और सिर्फ वर्ण और आश्रम की बात नहीं है, ये तो आपके पर्सनल मैटर है। इसके अलावा भी आपके राज्य में, आपके स्टेट की जो भी ड्यूटीज है वो आपको फुलफिल करनी चाहिए। अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो उस पर आपको पनिश किया जा सकता है। तो एक धर्म के बेसिस पर लॉ बनाए जाते थे। फिर आता है बिहेवियर। नाउ ये इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। बिहेवियर मतलब ऐसा कोई भी बिहेवियर जो आप कर रहे हो, अगर वो रूल्स के अगेंस्ट जा रहा है तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो वहां पे उस कोर्ट के कुछ रूल्स हैं या उस स्टेट के कुछ रूल्स हैं। आपने कोई भी ऐसा बिहेवियर परफॉर्म किया जो उस रूल्स के अगेंस्ट जा रहा है, तो अभी आपको पनिश किया जा सकता है। फिर आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब होता है ऐसे ही किसी भी पर्सन को उठाकर जिसको जो आपको नहीं पसंद है उसे सजा मिल जाए, ऐसा नहीं। आपको प्रॉपर एविडेंस के साथ उसे पनिश करना होता है। तो सिर्फ शक के बुनियाद पर नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली आपको पूरे एविडेंस के साथ उसे पनिश करना होता है। फिर आता है चौथा, राजज्ञ। राजज्ञ का मतलब होता है राजा ने जो ऑर्डर्स इशू किए हैं उसके बेसिस पर भी लॉ बनाए जाते थे। तो लॉ कैसे बनाएंगे, तो लॉ को बनाते वक्त ध्यान रखा जाता था कि धर्म मतलब ड्यूटीज क्या क्या है। बिहेवियर, लोगों का बिहेवियर कैसा है, वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कैरेक्टर, एविडेंस है उसका या नहीं है, तो एविडेंस के बेसिस पर। और फिर चौथा राजज्ञ, राजा के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग ये चेक किया जाता था कि आपने जो काम किया है वो लीगल है या फिर इलीगल है। बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा कौटिल्य ने स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का भी सजेस्ट किया है कि आपके राज्य में स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए। और इवन उन्होंने डेथ पेनल्टी की भी बात की है कि अगर आप कोई राजद्रोह करते हो या फिर आपने कुछ विदेश द्रोह किया है या कुछ भी अगर आपने ऐसी एक्टिविटी की है जो बिल्कुल हीनियस क्राइम है, तो आपको उसके लिए डेथ पेनल्टी भी मिलनी चाहिए, है ना। तो फांसी की सजा या एनी हाउ आपको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने इकोनॉमिक पनिशमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है देन द फिजिकल पनिशमेंट। तो अगर आपने कुछ भी एक्टिविटी की है जो रूल्स के अगेंस्ट जा रही है, तो आपको उसका जुर्माना देना पड़ेगा। हालांकि फिजिकल पनिशमेंट भी मिलती थी, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस उन्होंने दी है इकोनॉमिक पनिशमेंट को। रीजन क्या है, क्योंकि कोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी स्टेट को चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो अगर आप उसे फिजिकली टॉर्चर कर रहे हो तो उसे पनिशमेंट तो मिल जाएगी, पर स्टेट का भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। तो इसीलिए इकोनॉमिक पनिशमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है देन द फिजिकल पनिशमेंट। इसके अलावा अगर किसी भी वॉर में अगर कोई राजा हार जाता है, मतलब अपोनेंट अगर की हार जाता है, या फिर वॉर पे जो भी प्रिजनर्स, जो बंदी पकड़े जाते हैं, उनके साथ काफी ह्यूमेनली बिहेव किया जाता है। इसका मतलब काइंडनेस के साथ बिहेव किया जाता है। और ये चीज दिखाती है कि उस टाइम पे मॉरल्स भी बहुत अच्छे थे। मतलब कौटिल्य ने हालांकि हर एक चीज में प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो किया है, रियलिस्टिक अप्रोच को फॉलो किया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने मॉरल्स बिल्कुल इग्नोर किए हैं। तो मॉरल वैल्यूज भी उन्होंने पूरी तरह से फुलफिल की हैं। अगर आपका कोई भी अपोनेंट किंग है जो हार चुका है, या फिर उसके जो भी बंदी है, आप उसको गंदी तरीके से ट्रीट नहीं करोगे, आप उन्हें प्रॉपरली काइंडनेस के साथ डील करते थे। फिर आता है इसके अलावा उन्होंने बात की थी कि हमारे पास जो सोसाइटी होनी चाहिए वो जस्ट होनी चाहिए, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन की होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा था कि किसी को सजा भी देनी है तो एविडेंस के बेसिस पर दो, ऐसे किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और उन्होंने ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने की भी बात की है ना। ऑल्दो अभी के टाइम पे जो ह्यूमन राइट्स हैं वो उस टाइम पे थोड़े अलग हुआ करते थे, तब थोड़ा नैरो कॉन्सेप्ट था, आज तो हर एक चीज आपकी ह्यूमन राइट्स में आ जाती है। तो तब के टाइम पे जो ह्यूमन राइट्स थे उस पर उन्होंने फोकस किया था। फिर हम बात करते हैं स्पाई सिस्टम। स्पाई का मतलब होता है जासूस। तो किसी भी स्टेट में हमें जासूसों की जरूरत पड़ती है ताकि हमें पता चल सके कि हमारा राज्य कैसा चल रहा है, कौन कौन है जो गद्दार है, कौन है जो राजा को धोखा दे रहा है, या हमारी इंफॉर्मेशन अपोनेंट तक पहुंचा रहा है। ऐसे कुछ भी अगर बेईमानी चल रही है तो वो पता लगाने के लिए स्पाई सिस्टम फॉलो किया जाता था। और ये सिर्फ अपने स्टेट पर नजर नहीं रखता, दूसरी किंगडम से भी नजर रखता है कि वहां की अगर किंगडम भी कुछ प्लानिंग कर रही है हमारे अगेंस्ट, या फिर वहां पे वॉर डिक्लेयर करने वाली है, ऐसा कुछ भी है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंच पाए, इसलिए हम स्पाई सिस्टम को डेवलप करते हैं।
तो दो तरह के स्पाई सिस्टम हुआ करते थे, पहला संस्थागत और दूसरा संचार। संस्थागत स्पाई में क्या होता था कि वो जो स्पाई होते थे वो एक जगह पे रहकर ही अपना सारा काम करते हैं। तो नॉर्मली ऐसे एज्यूम करिए कि आपकी एक ऑफिस है, वहां पे बैठ के आप सारा काम करते हो, तो आप क्या हो, संस्थागत स्पाई। लेकिन वही जासूसी का काम अगर आप मूवी चलते फिरते कर रहे हो, कभी यहाँ कभी वहां, वहां चल के किसी की बात सुन ली, फिर वहां जाके कुछ देख लिया, ऐसे चलते फिरते अगर आप स्पाई का काम कर रहे हो तो आप क्या हो, संचार स्पाई। तो संस्थागत एक जगह पर रहकर जासूसी करते हैं और संचार यहाँ वहां घूम फिर कर जासूसी करते हैं। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वॉर। तो कौटिल्य ने टाइप्स ऑफ वॉर, 3 तरह के टाइप्स ऑफ वॉर सजेस्ट किए हैं। पहला है प्रकाश या फिर धर्म वॉर, दूसरा है कूट वॉर और तीसरा है तृष्णि वॉर, जिसमें से धर्म वॉर सबसे बेस्ट है और तृष्णि सबसे वर्स्ट है। तो धर्म वॉर में क्या होता है, यहाँ पर प्रॉपरली ड्यूली डिक्लेयर्ड वॉर लड़ा जाता है विथ फुल प्रिपरेशन। तो ऐसा नहीं है कि आपने पीठ पीछे हमला कर दिया, आपने प्रॉपरली वॉर डिक्लेयर किया कि आज से हमारी और आपकी वॉर चालू है, और पूरी प्रिपरेशन के साथ, पूरी आर्मी के साथ आपने फेस टू फेस वो वॉर लड़ी है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रकाश या फिर धर्म वॉर। दूसरा होता है कूट वॉर। कूट का मतलब क्या होता है, ये वो वॉर है जो कि आपने ट्रेचरी से लड़ा है, मतलब धोखाधड़ी से लड़ा है। तो आपने किसी के पीठ पर छुरा भोंक दिया या फिर आपने किसी के साथ गद्दारी कर दी, तो ये वो वॉर है। कई बार नहीं क्या होता है कि हमारी आर्मी में से कुछ निकल आते हैं जनरल, जो अपने राजा को ही मार देते हैं या फिर अपोनेंट के साथ हाथ मिला लेते हैं, जो हमारे इंडियन हिस्ट्री में भी कई बार हुआ है, तो उसे कहते हैं कूट वॉर। फिर आता है तृष्णि वॉर, ये सबसे वर्स्ट होता है। इसमें क्या होता है कि आप अपोनेंट की आर्मीज को पॉइजन देकर मारने की कोशिश करते हो। तो क्या करते हो, जब उनका खाने पीने का सप्लाई होता है या फिर आसपास के जो नदियां या पॉन्ड वगैरह होते हैं जहां से वो पानी पीते हैं, उसमें आपने जहर मिला दिया, ताकि जब भी वो पानी पिएंगे या कुछ खाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। और इससे अगर आपने वॉर जीतने का ट्राई किया, उसे कहते हैं तृष्टि। तो प्रकाश या धर्म वॉर फुल्ली डिक्लेयर्ड वॉर है, आमने सामने कि आपने डिक्लेयर कर लिया और फुल प्रिपरेशन के साथ आप वो वॉर लड़ रहे हो। कूट वॉर में आपने क्या किया, धोखे से सामने वाले को हराया या फिर धोखे से अपने ही राजा को आपने हरा दिया। फिर आता है तृष्णि वॉर। तृष्णि वॉर में सबसे वर्स्ट है सामने वाली आर्मीज को पॉइजन देकर मारना। नेक्स्ट, क्रिटिसिज्म ऑफ कौटिल्य। नाउ कौटिल्य की हालांकि काफी सारी अच्छी बातें थी, प्रैक्टिकल अप्रोच पर उन्होंने फॉलो किया, रियलिस्टिक आइडियोलॉजी हमसे शेयर की, या फिर काफी सारी अर्थशास्त्र में उन्होंने अच्छी बातें की हैं, लेकिन फिर भी उनके कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं। और उनके मेन क्रिटिक हैं बाणभट्ट, जिन्होंने कौटिल्य की फिलोसफीज में कुछ कमियां बताई हैं। पहला है, कौटिल्य हैज नॉट मेंशन्ड द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ स्टेट। तो स्टेट के आज के टाइम पे जो एसेंशियल पार्ट है, जैसे कि गवर्नमेंट, जैसे सोवरेनिटी, टेरिटरी, पॉपुलेशन, इन सब की बात उन्होंने उतनी नहीं की है। तो उन्होंने सिर्फ राजा पर मेन फोकस किया, हालांकि और भी चीजों पे फोकस किया है, पर जो आज के टाइम पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है या फिर पूरी सरकार है, उनकी बात उन्होंने अच्छे से नहीं की है। तो गवर्नमेंट, सोवरेनिटी, पॉपुलेशन, टेरिटरी, ये सब भी स्टेट के बहुत एसेंशियल पार्ट होते हैं और उनके बारे में उन्होंने ज्यादा बात नहीं की है। दूसरा क्रिटिसिज्म है कि उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को लिंक किया है विद द एक्सपांशन ऑफ द एम्पायर, जो प्रेजेंट टाइम पर उतना रिलेवेंट नहीं है। तो पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था कि उन्होंने बात की थी कि अपने स्टेट को आप सिक्योर करो और फिर जो अरी स्टेट है, आपकी जो एनिमी स्टेट है, उसको भी हराकर आप उसके एरियाज को भी कॉन्कर कर लो, अपने अंदर मिला लो। तो उन्होंने एक्सपांशन की बात की थी। पर आज के टाइम पे जब हम वासुदेव कुटुंबकम की पॉलिसी अडॉप्ट कर चुके हैं, जहाँ पे हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, जहाँ पे हम मान के चलते हैं कि पूरा विश्व हमारी फैमिली है, तो उस टाइम पे ये कॉन्क्वेयर करना या फिर एक्सपांशन करना, ये सब आज के टाइम पे रिलीवेंट नहीं है। तो आज हर एक कंट्री के अपने एक लोकेशन है, अपना एक एरिया है, और हम उससे एक्सपांड करके आगे नहीं बढ़ना चाहते, हम अपनी कंट्री में ही खुश हैं। फिर हम बात करते हैं कौटिल्य की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो कि है साम दाम दंड भेद। ये जो है वो काफी सारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस को भी प्रमोट करती है। हमने ये पहले भी कहा था कि उनका जो मेन फोकस है वो थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच या फिर रियलिस्टिक अप्रोच पर है। उन्होंने मोरल वैल्यूज को तब तक ही ध्यान दिया है जब तक वो स्टेट के इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहा हो। अगर वो स्टेट के इंटरेस्ट को फुलफिल नहीं कर रहा, तो उन्होंने कहा है कि मॉरल वैल्यूज फॉलो मत करो, फिर प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो कर लो। तो उसी की इसी साम दाम दंड भेद से प्रैक्टिकली तो काफी सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं, पर अनएथिकल प्रैक्टिसेस प्रमोट होती हैं। फिर हम बात करते हैं कि जो कौटिल्य ने बात की है कि स्टेट एक बॉडी की तरह है, जिसमें राजा हेड होगा, अमात्य जो है वो आईज हैं, मित्र जो है वो ईयर्स हैं, जो हमारा क्या कहते हैं दुर्ग है वो हमारे आर्म्स हैं, कोश हमारा माउथ है। तो ये सारी चीजें उन्होंने जो भी बातें की हैं वो उतना सच नहीं है, ये पार्शली ट्रू है, बाकी सही नहीं है।
ओके, तो हम 100% उस थ्योरी को सही नहीं कह सकते, और स्पेशली आज के टाइम पे जब किंग है ही नहीं तो हम उनको वो पोजीशन नहीं दे सकते। बढ़ते हैं आगे। लास्ट है हमारा कि कौटिल्य के बारे में हमने जो भी पढ़ा, कुछ चीजें रह गई थी, उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जैसे कि उनका रियल नाम क्या था, विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त उनका रियल नेम था, उनको बाकी सारे निक नेम से जाना जाता था, जैसे कि चाणक्य, कौटिल्य और मैकियावेली ऑफ इंडिया। नाउ मैकियावेली ऑफ इंडिया क्यों? अच्छा, मैकियावेली थे कहाँ के? इटली के थे। और मैकियावेली ऑफ इंडिया कौटिल्य को इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी, द प्रिंस। द प्रिंस की बुक जो है वो थोड़ी मिलती जुलती है अर्थशास्त्र बुक से, तो इसलिए उनको कहा जाता है मैकियावेली ऑफ इंडिया। उनका रियल नाम क्या है? विष्णुगुप्त। उनके अदर नेम्स क्या है? कौटिल्य, चाणक्य और मैकियावेली ऑफ इंडिया। ना उनका कंपैरिजन किससे किया जाता है? अगेन इन्हीं से, इंडियन फिलोसफर मैकियावेली से। और उनकी जो बुक है अर्थशास्त्र, उसको किससे कंपेयर किया जाता है? द प्रिंस बुक ऑफ मैकियावेली। ओके, नाउ हम बात करते हैं कि इनके पापा का नाम क्या था? तो ऋषि कनक। जैन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि उनके पापा का नाम था ऋषि कनक और उनकी मदर का नाम था चानेश्वरी। तो ऋषि कनक उनके पापा थे और चानेश्वरी उनकी माता जी थी। नेम हमने कवर कर लिया है। लोकेशन, कहाँ उनका बर्थ हुआ था? तो उनका बर्थ हुआ था पाटलिपुत्र, जो कि मगध महाजनपद है, उसमें उनका बर्थ हुआ था और वो वहीं के रहने वाले थे, या वहीं पर हमारा जो मौर्य डायनेस्टी है वहीं पर स्टार्ट हुआ था और वहीं पे वो प्राइम मिनिस्टर का रोल निभाते थे। तो पाटलिपुत्र, जो कि आज पटना है, जो कि मगध एम्पायर का हिस्सा हुआ करती थी या मगध महाजनपद का हिस्सा हुआ करती थी, वहां पर ये रहते थे। ओके, नाउ इनकी डेथ और बर्थ की बात करें तो हमने देखा था कि कौटिल्य ने जो बुक लिखी थी, कौटिल्य ने जो बुक लिखी थी उसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र का क्रिएशन कब हुआ था? तो इसका क्रिएशन का टाइम है 315 से लेकर 296 बीसी। ओके, तो आपको अगर ये याद है तो बर्थ के लिए आप यहाँ पे ऐड कर दो 2 लाइन्स, तो ये हो जाएगा क्या? 375। तो इनका बर्थ कब हुआ था? 375 बीसी में। और डेथ कब हुआ था? तो डेथ हुई थी 283 में। तो बर्थ हुआ था 375, हालांकि 296 को 283 बना पाना मुश्किल है, पर फिर भी अगर आप थोड़ा सा एक दो बार ये ट्राई करेंगे ना तो माइंड में बैठ जाएगा। तो 296 तक उनका क्रिएशन चला था हमारे अर्थशास्त्र बुक का, और उनकी डेथ कब हुई थी? 283 में। ओके, तो क्रिएशन 315 बीसी से लेकर 296, 296, एक सेकेंड, 296। नाउ अगर बर्थ की बात करें तो वो 375 बीसी में, डेथ की बात करें तो 283 बीसी में। तो 283 में डेथ और 375 में बर्थ। नाउ फिर आता है स्टेटमेंट। उनका एक स्टेटमेंट बहुत पॉपुलर है, वो कहा करते थे कि लक ऑल्सो फेवर्स दोज हु रिमेन फर्म। तो जो अपने गोल को लेकर अड़े रहते हैं, जिद में रहते हैं, जो अपनी जगह से हिलते नहीं है, जिनके विचार बिल्कुल फर्म है कि उन्हें पता है उन्हें क्या कर चाहिए, उन्हीं का ही लक साथ देता है। तो जो अपने गोल को लेकर अड़े हुए हैं, जो बिल्कुल दृढ़ निश्चय जिसमें होता है, दृढ़ निश्चय जिसमें होता है, लक भी उन्हीं का ही फेवर करता है। ओके, तो ये हमने आज पूरा कवर किया कौटिल्य के बारे में। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ कंप्लेंट्स हैं, कुछ सजेशंस हैं, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।